रात के गुजरने के बावजूद ऐमन के असाब अब तक थके नहीं थे। उसे मालूम था कि ये सुकून सिर्फ वक्ती है। दुश्मन वापस भी आ सकते हैं और शायद पहले से ज्यादा तैयारी के साथ। वो दोबारा रामी के पास आई तो उसकी हालत अब भी नाजुक थी, मगर आंखों में जिंदगी की एक हल्की सी चमक नजर आ रही थी। ऐमन ने पानी का गिलास उसके होठों से लगाया तो वो मुश्किल से चंद घूंट पी कर बोला, ऐमन, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह अब महफूज नहीं। इसकी आवाज कमजोर मगर तशवीश से भरी हुई थी। जैसे खुद पर नहीं, ऐमन पर ज्यादा खौफ हो। ऐमन ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम इस हालत में अकेले हो और तुम्हें पता भी है कि वो लोग क्यों आए थे। उन्होंने साफ कहा था कि वो हर हाल में तुम्हें ढूंढेंगे। अगर मैं चली भी गई तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और मैं तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ सकती। रामी ने अपना सर हल्का सा दीवार से टिकाते हुए आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई भारी जंग इसकी रूह पर लदी हो। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, ऐमन, तुम समझ नहीं रही। वो आम लोग नहीं। अगर तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ गई तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। उसके लहजे में एक ऐसी बेबसी थी जिसे सुनकर ऐमन के दिल में अनजाने सी कसक उठ गई। वो उसके पास बैठ गई और पट्टी को दोबारा चेक करते हुए बोली, देखो, मैं डरपोक नहीं हूँ, और सबसे बढ़कर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें भी जिंदा रहने का हक है, रामी, और तुम्हारी जान कोई भी कीमत हो। मैं नहीं चाहती कि वो ज़ाया हो जाए। रामी ने हौले से आंखें खोली। उसकी निगाहें सीधी ऐमन के चेहरे पर आ रुक कर रुक गई, जैसे पहली बार उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई मजबूती को देख रहा हो। तुम बहुत बहादुर हो, उसने धीरे से कहा। ऐमन ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बहादुरी सिर्फ इस वक्त होती है जब आपके पास डरने की वजह हजार हो। मगर आप फिर भी डरे बगैर खड़े रहें, और अभी मेरे पास डरने की वजह तुम हो, मगर मैं फिर भी खड़ी हूँ। अचानक घर के बाहर से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। दोनों चौंक उठे। ऐमन ने फौरन रामी को इशारा किया कि वो खामोश रहे। वो दबे कदमों से खिड़की के करीब गई और पर्दे के नीचे से बाहर झांक कर देखा। बाहर के आसमान पर बादल छाए थे और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर दिल को अजीब सा वहम हो रहा था, जैसे कोई साया घात लगाए खड़ा हो। उसने चंद लम्हे बाहर देखने के बाद पर्दा सही किया और आहिस्ता से वापस आई। कोई नहीं, उसने कहा, मगर खुद उसे अपने अंदर की बेचैनी छुपती महसूस नहीं हुई। रामी इसकी आंखों में छुपा डर देख चुका था। वो अगर वापस आए तो तुम क्या करोगी? उसने धीमी आवाज में पूछा। ऐमन ने जवाब देने से पहले एक लम्हा सोचा, फिर उसके पास बैठ गई। मैंने पूरा घर देख लिया है। अगर वो आए भी तो अंदर आने से पहले ही हमें पता चल जाएगा। और अगर वो अंदर आए तो, उसने उसके जख्म पर हाथ रखते हुए कहा, तो मैं उनके सामने खड़ी होंगी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रामी ने सर झुका लिया। उसकी आवाज़ सरगोशी से भी धीमी हो गई। मुझे नहीं मालूम मैं इस काबिल भी हूँ कि कोई मेरी वजह से
इतना खतरा मोल ले। ऐमन ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ पर रख दिया। रामी, बाज लोग इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी जान बचा सकें, मगर वो इस काबिल ज़रूर होते हैं कि कोई उनके लिए जान दे दे। तुम्हें अभी ये समझ नहीं आ रहा, मगर मैं जानती हूँ तुम बेगर्ज नहीं हो। तुम किसी बड़ी सच्चाई की गवाह हो, जिसकी वजह से तुम्हें मारा जा रहा है। ऐसे लोगों की हिफाजत करना गलत नहीं होता। अचानक बाहर तेज हवा चली, खिड़की के शीशे बजने लगे और ऐमन के दिल में एक अनजानी घबराहट ने सर उठाया। इसे महसूस हो रहा था कि कुछ होने वाला है, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी घर पर साया डाल रही हो। वो उठकर पूरे घर में दोबारा चक्कर लगाने लगी। दरवाज़ा चेक किया, ताले मजबूत किए, हर कमरा देखा, हत्ता के बावर्ची खाने की खिड़की तक चेक की। जब वो वापस आई तो रामी इसे देखकर बोला, तुम बहुत बदल गई हो। कल वाली ऐमन और आज ऐमन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐमन ने उसके पास बैठकर थकी हुई आवाज़ में कहा, कल मेरी ज़िंदगी में मौत सिर्फ एक तस्वुर थी। आज ये घर के दरवाजे पर खड़ी है। और जब मौत दरवाजे तक पहुंच जाए तो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। रामी ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, ना मैं ना ये रातें। ऐमन ने उसके हाथ की रफ्त मजबूत होती महसूस की तो दिल एक धड़का छोड़ गया। कुछ था, कुछ ऐसा जिसे वो लफ्ज़ों में नहीं समझ पा रही थी। इसे लम्हे बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। दोनों के चेहरों से रंग उड़ गया। ऐमन ने रामी को फौरन इशारा किया कि खामोश रहे। उसने दिल थाम कर खिड़की के पास जाकर पर्दे के पीछे से बाहर झांका। इस बार वो वहाँ था, कोई आदमी स्याह कपड़ों में घर के पिछले हिस्से के पास खड़ा, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। ऐमन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो वापस दौड़ी, रामी को संभाला और सरगोशी में बोली, वो लोग वापस आ गए हैं। ऐमन के अल्फाज सुनकर रामी की सांस यकदम रुक सी गई। उसकी आंखों में खौफ की एक मध्यम सी झलक उभर कर फिर गहराई में डूब गई। वो कुछ बोल नहीं पाया, मगर उसकी निगाहों ने सब कुछ कह दिया था। अगर वो लोग वापस आ गए हैं तो इस बार वो बचकर नहीं जाएंगे। ऐमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहती हो कि अभी भी वक्त बाकी है, अभी भी कोई रास्ता निकल सकता है। मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी जानती थी कि ये रात पहले से ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। बाहर मौजूद स्याह कपड़ों वाला आदमी खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे किसी इशारे का इंतज़ार कर रहा हो। ऐमन ने पर्दे की ओर से देखा कि वो बार बार फ़ोन निकाल कर कुछ देख रहा है। शायद बाकी लोग भी करीब ही होंगे। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। अगर वो सब अंदर आ गए तो स्टोर रूम, रामी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो आहिस्ते से रामी के करीब आई और सरगोशी में बोली, रामी सुनो, अगर वो अंदर आए तो तुम बोलना मत, हिलना भी नहीं। मैं इनसे निपट लूँगी। जैसे भी हुआ मैं इन्हें तुम तक नहीं आने दूँगी। रामी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, ऐमन तुम अकेली हो, वो 3 थे, अब शायद और भी हों। वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। ऐमन ने इसकी बात बीच में ही रोक दी। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, तुम्हारे सामने कुछ नहीं होने दूंगी। जो भी हुआ
میں لڑوں گی۔ رامی نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر دیکھا، جیسے وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ یہ سب کچھ وہ واقعی دل سے کہہ رہی ہے۔ ایمن کی آنکھوں میں عجیب سا عزم تھا، ایسا عزم جو موت کو بھی لمحہ بھر کو رکنے پر مجبور کر دے۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید وہ اسے بچا سکتا ہے اگر وہ خود زندہ رہے۔ باہر کھڑے آدمی نے اب آہستہ آہستہ دروازے کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ ایمن کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے گھر کی لائٹس بند کر دیں تاکہ باہر موجود شخص کو لگے کہ گھر میں شاید کوئی نہیں یا سب سو رہے ہوں۔ اندھیرے نے کمرے کو ایک خوفناک خاموشی میں دھکیل دیا۔ رامی نے دھیرے سے کہا، ہمیں کہیں اور چھپ جانا چاہیے، شاید کوئی دوسرا کمرہ۔ ایمن نے فوراً سر ہلایا، نہیں، اب بھاگنے کا وقت نہیں، وہ پورے گھر کی تلاشی لیں گے، تم یہاں زیادہ محفوظ ہو، بس آواز مت کرنا۔ باہر اچانک دروازے کے پاس کوئی چیز رگڑنے کی سی آواز آئی۔ دل کی دھڑکن ایمن کے کانوں تک سنائی دینے لگی۔ اس نے موبائل نکال کر فوراً سائلنٹ پر کر دیا، پھر نرمی سے رامی کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں نے سانس روک رکھی تھی۔ اگلے ہی لمحے اچانک دروازے پر زور سے کوئی چوٹ ہوئی۔ ایمن کا دل حلق میں آ گیا۔ رامی نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ چوٹ دوبارہ ہوئی، پھر تیسری بار، پھر خاموشی۔ ایمن نے لمحہ بھر کو سوچا کہ شاید وہ چلے گئے ہیں، مگر تبھی دروازے کے قریب سے دبے دبے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے گھر کا جائزہ لے رہا ہو۔ ایمن نے گہری سانس لی، خود کو ہمت دلائی اور دبے قدموں سے کھڑکی تک گئی، مگر جھانکا نہیں، صرف کان لگایا۔ باہر دو آدمی آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ اندر کوئی ہے؟ میں نے ہلچل سنی تھی۔ دروازہ تو بند ہے، توڑ دیں؟ نہیں، پہلے پیچھے کی طرف سے دیکھتے ہیں، وہ لڑکا اندر ہی ہوگا۔ ایمن کا دل ڈوب گیا۔ وہ صرف ایک نہیں تھے، دو تھے، اور شاید باقی بھی آس پاس تھے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا، مگر ایمن کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو اور ہر لمحہ موت کی سانس اس کے کان کے بالکل قریب سے گزر رہی ہو۔ وہ فوراً واپس آئی۔ رامی کی آنکھوں میں سوال تھا، کیا ہونے والا ہے؟ ایمن نے سانس روکتے ہوئے آہستگی سے کہا، وہ دونوں گھر کے پیچھے جا رہے ہیں، شاید کھڑکیوں کو دیکھیں گے۔ ہمیں خاموش رہنا ہوگا، بالکل خاموش۔ اچانک گھر کے پچھلی طرف کسی خشک ٹہنی کے ٹوٹنے کی ٹک کی آواز آئی۔ شاید وہ لوگ باغ کے اندر آ گئے تھے، رامی نے کانپتے ہوئے کہا۔ ایمن، اگر وہ پیچھے سے اندر آئے تو؟ ایمن نے فوراً کہا، میں سنبھال لوں گی، تم بس آواز مت کرنا۔ باہر اب قدموں کی رفتار بڑھنے لگی تھی۔ پھر ایک اونچی سرگوشی سنائی دی، چلو اندر چلتے ہیں، رات زیادہ نہیں ہوئی، وہ ابھی یہیں ہوگا۔ ایمن نے ایک لمحے آنکھیں بند کی، جیسے خود کو آنے والی طوفانی حقیقت کے سامنے تیار کر رہی ہو۔ اس کے اعصاب تناؤ سے بھر گئے تھے۔ اس نے اسٹور روم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جگہ سنبھالی، جیسے اپنی جان سے زیادہ اس کمرے کی حفاظت ضروری ہو۔ باہر دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ گھومنے لگا، پھر رک گیا، پھر دوبارہ گھوما۔ کسی نے کھولنے کی کوشش کی، دروازہ بند تھا۔ پھر ایک بھرپور لات کی گونج بلند ہوئی، دروازہ ہل کر رہ گیا۔ ایمن نے کھڑے کھڑے اپنا سانس روک لیا۔ وہ جانتی تھی اگلا بار دروازہ توڑ دے گا اور پھر وہ لوگ سیدھا اندر آئیں گے اور وہ ان کے سامنے اکیلی کھڑی ہوگی۔
चंद रातों से गुजर कर सुबह उसके लिए अजीब कैफियतों का इम्तजाज बन चुकी थी। वो अब भी इस बालकोनी में खड़ी थी जहां हवा के हर झोंके में उसका दिल किसी अनकही खबर की तरह हिल जाता था। नीचे सड़क पर हल्की चहल पहल जारी थी, मगर इसका ध्यान हर चीज से हटकर सिर्फ इस एक सवाल में उलझा था कि आखिर कब तक वो अपने दिल की सच्चाई को खुद से भी छुपाती रहेगी। रामी की खामोशियां अब लफ्जों से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वो उससे कुछ नहीं कहता था, मगर उसके लहजे की नमी, उसके देखने का अंदाज, हर चीज में नमी, एक अनजानी शिद्दत फैलती जा रही थी। जैसे दोनों एक ऐसी धड़कन के दो हिस्से हों जो एक दूसरे के बगैर मुकम्मल ना हों। सो वो सोचती रही कि शायद वो खुद को धोखा दे रही है, मगर जब भी वो आंखें बंद करती तो रामी का चेहरा उसके सामने आ खड़ा होता। शाम के धुंधलके में जब वो वापस कमरे की तरफ आई तो अचानक दरवाज़ा खोलते ही उसके कदम थम गए। रामी सामने खड़ा था, जैसे वो कई घंटों से उसी का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में वही खामोश शिद्दत थी जो उसने पहले कभी ना देखी थी। वो बिना कुछ कहे उसके करीब आया और रुका नहीं, जैसे रुकेगा तो कुछ टूट जाएगा। उसने बस आहिस्ता से उसका नाम लिया तो वो पल भर को कांप गई। रामी के लहजे में वो लर्जिश थी जो हमेशा किसी बड़े फैसले से पहले इंसान की रूह को छू जाती है। दोनों के दरमियान खामोशी एक लहर फैली रही। वो एक दूसरे को देखते रहे जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक बाहर जोर से गरज की आवाज आई और खिड़की हिल गई। वो चूंकि तो रामी ने उसका हाथ थाम लिया, पहली बार बगैर झिझक के, बगैर इजाजत के, जैसे ये हक पहले से लिखा हुआ था। उस लम्हे में ना कोई लफ्ज था, ना कोई सवाल, सिर्फ धड़कनों का शोर था जो दोनों के दरमियान किसी एतराफ की मोहर लगा रहा था। मगर इसी वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दोनों चौंके। रामी ने फौरन हाथ छोड़ दिया, मगर उसकी आंखों में वही कैफियत बाकी रही। बाहर से किसी की आवाज़ आई जो परेशान थी। वो दोनों बाहर आए तो देखा कि हवेली के सामने दो गाड़ियां रुकी थीं। अंधेरे में चंद अजनबी लोग मौजूद थे जिनके चेहरे सख्त और उनका अंदाज मशकूक था। उनमें से एक तकरीबन धाड़ते हुए बोल रहा था कि हमें इस लड़की से बात करनी है, अभी और इसी वक्त। रामी फौरन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अंदाज बिल्कुल बदल चुका था, आंखों में गुस्सा, जबड़े सख्त, जैसे किसी ने उसके अंदर किसी सोए हुए शेर को जगा दिया हो। वो आगे बढ़ने लगे तो रामी ने उनके रास्ते में कदम रख दिया। वो लम्हा ऐसा था कि हवा में भी तनाव महसूस होने लगा। बाहर गरज फिर से सुनाई दी। इसी गरज के बीच वो अजनबी चिल्लाया कि तुमने समझा क्या है अपने आप को? ये मामला तुम्हारी सोच से बड़ा है, पीछे हट जाओ वरना पछताओगे। मगर रामी की नज़र न हटी, ना कदम पीछे गए। उसी की खामोशी में एक ऐलान था कि अब वो उसे किसी के हवाले नहीं करेगा, चाहे रात कितनी ही तूफानी क्यों ना हो जाए। वो अंदर ही अंदर कांप रही थी, मगर अजीब बात ये कि पहली बार उसे खौफ से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके लिए खड़ा है, बिला शर्त, बिला फ़ायदा, सिर्फ उसके लिए कि वो उसकी है। या शायद वो खुद भी अभी तक इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाई थी। बाहर खड़े अजनबियों की आवाज़ें जैसे रात के सन्नाटे को चीर रही थी।
मगर घर के अंदर मौजूद दोनों दिलों के बीच जो इज़्तिराब फैल रहा था वो किसी तूफान से कम न था। रामी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार न था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो ना उन्हें जानता था ना उनके इरादे, मगर एक बात वाज़ेह थी, जिसे वो अपनी आंखों के सामने खड़ा देख रहा था, उसे वो किसी कीमत पर खतरे में नहीं जाने देगा। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और रामी के करीब आकर रुका। उसकी आवाज़ नीची मगर जहरीली थी। हमें पता है वो कहाँ है। उसने जो फाइल ली थी वो हमें चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी। वो बात सुनते ही चौंक गई। फाइल? कौन सी फाइल? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, रामी ने तड़प कर उस शख्स की कॉलर पकड़ ली और उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। बाकी सब लम्हे भर को सुन्न हो गए। फिर जैसे सब एक साथ भड़क उठे। उनमें से दो लोग आगे बढ़े, मगर रामी ने उनके करीब आने से पहले ही उन्हें खबरदार कर दिया। उसका लहजा कम मगर काटदार था। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस रात के बाद तुम में से कोई सलामत नहीं बचेगा। उसकी आंखों में जो वहशत उभर आई थी वो किसी मानव इंसान की नहीं लग रही थी। जैसे कोई पुराना जख्म अचानक से वो जाग उठा हो। वो उसे पहली बार इस रूप में देख रही थी, एक ऐसा रूप जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मगर उसी लम्हे अंदर से एक ठंडी लहर उसके दिल में उतरी कि अगर ये शख्स उसके लिए इतना आगे तक जा सकता है तो यकीनन उसके दिल के अंदर उसका मकाम वो नहीं जो अब तक वो समझती रही थी। बारिश जोरों पर आ गई। आसमान में बिजली चमकी और रोशनी के इस झटके में उसने देखा कि गाड़ियों के पीछे एक और शख्स खड़ा था। वो दूसरों से मुख्तलिफ था, ज़्यादा खामोश, ज़्यादा मोहतात, मगर उसकी नज़रें सीधी इस पर थीं, जैसे उसे वहीं चाहिए। रामी ने भी उसी की तरफ देखा और उसकी आंखें तंग हो गईं। तो ये तुम्हारा खेल है? वो शख्स मुस्कुरा दिया। खेल तो तुमने शुरू किया था जब तुमने उसे वहां से निकाला। ये जुमला जैसे उसके कदमों तले जमीन खींच कर ले गया। उसने बेइख्तियार रामी की तरफ देखा। तुम तुम मुझे वहां से जानते थे। तुमने मुझे। उसकी आवाज़ थर्रा गई, मगर रामी ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। वो फौरन उसके करीब आया और उसकी कलाई थाम कर पीछे की तरफ खींचने लगा। ये सब बाद में, अभी यहाँ रुकना खतरनाक है। तुम अंदर चलो। मगर वो बोली, रामी, वो कौन सी फाइल? रामी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही सर्द लहजे में कहा, वो फाइल तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, पीछे से वही खामोश शख्स पलक झपकते ही उनके दरमियान आ गया। वो फाइल तुमने ली थी या उसने? फैसला तुम करो, वरना फैसला हम कर लेंगे। रामी ने उसे अपने पीछे कर दिया। दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फैसला था और हवा में इतना तनाव कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उस खामोश शख्स ने आहिस्ता से हाथ अंदर की जेब में डाला। वो सहम कर पीछे हटी, मगर उसके अगले लम्हे का मंजर